आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। दोस्तों, मेरा चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक है, उसका मेन पेज आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप उसे वीपीएन लगा के देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी और वीडियोस भी ब्लॉक हैं, तो उन्हें देखने के लिए वीपीएन लगाएं या फिर कंट्री चेंज कर लें यूट्यूब की ऐप के अंदर जाके या यूट्यूब की वेबसाइट पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एवोल्यूशन पे। और एवोल्यूशन को बहुत नापसंद किया जाता है मजहबी हलकों में, और पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं जो कि एवोल्यूशन की थ्योरी के ऊपर, एवोल्यूशन की साइंटिफिक थ्योरी को सच मानते हैं। और उनके ख्याल में एवोल्यूशन पे यकीन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवोल्यूशन एक झूठ है। मगर हकीकत बात यह है कि एवोल्यूशन एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और उनको सिर्फ ये बताया गया कि एवोल्यूशन झूठ है। और अगर उनको प्रॉपरली एजुकेट किया जाए एवोल्यूशन के बारे में, तो उनको यकीनन समझ आ जाएगा, क्योंकि एवोल्यूशन को समझने का ताल्लुक साइंस से है। और साइंस की एवोल्यूशन हमारे खिते में, हमारे रीजन के अंदर इतनी ज़बरदस्त अच्छे तरीके से नहीं दी जाती। हमारे यहाँ लोग इंजीनियरिंग और दूसरे साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में अच्छी खासी डिग्रीज भी कर लेते हैं, मगर फिर भी वो असल में साइंस के प्रिंसिपल को और साइंस की सच्चाई को समझ नहीं पाते। और उनको ये बात समझ नहीं आती कि साइंस एक चीज को अगर सच्चा साबित करती है तो वो कैसे करती है, इसलिए वो एवोल्यूशन को नहीं मानते। तो आज की इस वीडियो में मैं उन सब दोस्तों के लिए जो कि एवोल्यूशन को एक झूठ समझते हैं, ऐसी 5 रीजंस लेके आ रहा हूं जो कि जिन्होंने ये साबित किया बगैर किसी शक और शुबे के, हर किस्म के शक और शुबे को उन्होंने मिटाया कि एवोल्यूशन एक हकीकत है। और दूसरी बात यह है कि एक बात याद रखें कि एवोल्यूशन की मुखालफत या अपोजिशन जितनी भी हमें मिलती है वो रिलीजियस लोगों की वजह से मिलती है। और वो रिलीजियस लोगों की वजह से इसलिए मिलती है, या रिलीजन की वजह से इसलिए मिलती है, क्योंकि रिलीजन की पुरानी किताबों के अंदर एक कोई ना कोई कहानी हर मजहब में लिखी गई है कि ज़मीन और आसमान कैसे बने, जानवर कैसे बने, इंसान कैसे बना, और पूरी कायनात कैसे चलती है। मगर क्योंकि पुराने इंसानों ने ये कहानियां अपने मजहब को एक आफाकी और कंप्लीट मजहब दिखाने के लिए घड़ी थी, क्योंकि जाहिर बात है जब उन्होंने मजहब बनाए तो लोगों ने उनसे पूछा कि हाँ जी, अगर तो आप हमारी क्रिएटर से बातें कर रहे हैं और वाकई क्रिएटर आपको सब कुछ बता रहा है, तो जाहिर बात है फिर क्रिएटर हमें यह भी बता सकता है कि यूनिवर्स कैसे बना और हम कहाँ से आए। तो फिर जाहिर बात है उन लोगों को जो मजहब बना रहे थे ऐसी झूठी कहानियां घड़नी पड़ी जिन्हें वो लोगों को बता सकें। उनके वक्त में वो कहानियां बड़ी कारामद थी और बड़ी सक्सेसफुल थी। उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह थी कि उनकी स्टोरीज को वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं था, और वो जो भी बात कहते थे लोग उनको उस बात को मान लेते थे, क्योंकि वेरिफिकेशन का तो कोई तरीका नहीं था। लोग समझते थे कि अथॉरिटी ही असल चीज है जो उन्हें ये बता सकती है कि सच और झूठ क्या है। ऑब्जर्वेशन का प्रिंसिपल या एक्सपेरिमेंटेशन का टेम्परामेंट उस टाइम लोगों में मौजूद नहीं था, और लोग उसे समझ भी नहीं पाए थे, इसलिए जो भी गप्पे छोड़ दी जाती थी उनको सच समझ लिया जाता था। तो 5 चीजें जो कि एवोल्यूशन को सच साबित करती हैं, आज उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात या पहला एविडेंस या पहला सबूत या पहली दलील जो एवोल्यूशन के हक में हम दे सकते हैं वो फॉसिल रिकॉर्ड है। फॉसिल्स बेसिकली क्या होते हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉसिल्स मरे हुए जानदारों की वो रिमेन्स होती हैं जो कि जमीन के अंदर डिपॉजिटेड है। देखें, हर जानदार जब मरता है तो उसके अंदर कोई ना कोई हिस्सा ऐसा होता है जो कि बड़ी देर तक प्रिजर्व रहता है। कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जैसे स्किन होगी, बाल होंगे, वो शायद स्किन जो है वो चंद महीनों के अंदर खत्म हो जाए मुकम्मल तौर पे। बाल जो हैं वो चंद, मेरे ख्याल है 1 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे। मगर हड्डियां बड़े अरसे तक रहती हैं, और हड्डियां बड़े अरसे तक रहती हैं, उसके बाद वो भी खत्म होती हैं। मगर जब फॉसिल बनने का प्रोसेस ऐसा होता है कि वो उन हड्डियों को बहुत हार्ड और रेजिस्टेंट किस्म के मिनरल्स जो हैं वो रिप्लेस करते हैं, उनके साथ मिक्स होते हैं, और वो हड्डियां फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक प्रिजर्व रहती हैं, वो कायम रहती हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को फॉसिलाइजेशन कहा जाता है। उन हड्डियों की शक्लें बहुत पुराने पत्थरों में आज भी मिलती हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत सख्त किस्म का मार्बल निकाल के आप लाएं और उसके अंदर आपको फॉसिल मिल जाए। बहुत पुराने जानदार जो आज से कई करोड़ साल पहले मिले थे, उनके फॉसिल आपको मिल जाएं, और वो जानदार आज जमीन पे मौजूद भी नहीं है। फिर लोग सोचते हैं कि वो जानदार कहाँ से आए, मगर इसकी एक्सप्लेनेशन कोई मजहबी थ्योरी, कोई और
चीज एवोल्यूशन के सिवा नहीं दे सकती। और जितने भी लोग इनकी अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है, किसी क्रिएशनिस्ट के पास, किसी क्रिश्चियन या मुसलमान क्रिएशनिस्ट के पास फॉसिल्स की कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है, और किसी मजहब ने इनके बारे में कोई बात नहीं की थी कभी भी। ठीक है, हाँ, मगर ऐसा नहीं है कि फॉसिल्स के बारे में पुरानी हिस्ट्री में बात नहीं हुई। आज हमारे पास जो दो बहुत बड़े मजहब हैं जो कि एवोल्यूशन के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते दिखाई देते हैं, बल्कि तीसरा मजहब यहूदियत भी अगर आप उसको लगा लें, और इवन कि आप दूसरे ईस्टर्न ओरिएंटल रिलीजन्स को भी लगा लें, तो उनको देखते हुए भी फॉसिल्स की जो हिस्ट्री है वो बहुत लंबी है, और फॉसिल्स की डिस्कवरी की हिस्ट्री भी बहुत लंबी है। जैसे कि एक सिंपल सी बात है कि 570 बीसी से लेके 475 बीसी के दरमियान जेनोफेन्स जो था कलोफन का, उसने फॉसिल्स डिस्कवर किए थे, और उसकी बेस पे उसने मेरीन एनिमल्स के फॉसिल्स डिस्कवर किए थे, और उसकी बेस के ऊपर वो ये कहता था कि ये एरिया जहां मुझे उसने मेरीन एनिमल्स के फॉसिल्स ड्राई लैंड पे डिस्कवर किए खुश्की के ऊपर, तो वो ये कहता था कि ये एरिया किसी टाइम समंदर के नीचे था। और ये जो है एक जियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक जियोलॉजिकल रूल उसने डिस्कवर कर लिया था, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में भी पहली बात वो कर चुका था असल में। क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आज जो एरिया जमीन के ऊपर है वो कल समंदर के नीचे थे, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से मूव करके वो आज जमीन के ऊपर आ गए हैं, और उनमें मरीन फॉसिल्स पाए जाते हैं। इसी तरह बहुत से एरिया जो आज जमीन के ऊपर हैं, खुश्की पे हैं, ड्राई लैंड पे हैं, वो कभी बाद में समंदर के नीचे चले जाएंगे, और बहुत से जो पहले ड्राई लैंड पे थे आज समंदर के नीचे जा चुके हैं। तो ये बात वो डिस्कवर कर चुका था। ठीक है, उसने फॉसिल्स भी देखे मरीन एनिमल्स के, तो उसने कहा कि ये इलाका कभी समंदर के नीचे था, तो फॉसिल्स का उसको पता था। आज से 2570 से 2475 साल पहले, तकरीबन आज से 2400 साल पहले फॉसिल्स का हमें एविडेंस मिल रहा है, और लोगों ने स्टडी कर रहे थे। उस टाइम ना आपके पास क्रिश्चियनिटी आई थी, ना जूडाइज्म अभी शुरू हो रहा था, अभी तक कोई फॉर्मल जूडाइज्म नहीं आ पाया था, क्योंकि फॉर्मल जूडाइज्म जो है वो तकरीबन 300 से 200 बीसी के दरमियान प्रॉपर जूडाइज्म आपके सामने आता है। अब आप जो मर्जी कहें, आपका यकीन ये हो सकता है कि नहीं वो 3000 साल पहले था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बुद्धिज्म की बात करें तो ये वो टाइम है जिस टाइम लोग समझते हैं कि बुद्धा वॉज अलाइव। ठीक है, और हिंदू भी बहुत सी बातें करेंगे कि उनका रिलीजन करोड़ों साल पुराना है, मगर मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक जो चीजें सामने आई हैं उनका रिलीजन भी इस टाइम मौजूद नहीं था। तो दुनिया में जो मेजर रिलीजन्स थे आज पाए जाते हैं जो वो इस टाइम मौजूद नहीं थे जब फॉसिल्स के बारे ज़ेनोफेन्स को पता था। फिर अल-जाहिज जो कि तकरीबन 10वीं सदी ईस्वी में एक गोल्डन एज इस्लाम के दौरान एक स्कॉलर था, उसने भी फॉसिल्स की बात की थी, और वो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम जिसको कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ अरब उसे ज्यादा राइटली कहना चाहिए, अरब्स की, उसके दौरान भी फॉसिल्स के बारे में बातें हो रही थी। मगर फॉसिल्स का मुकदमा है क्या? अगर मैं आप स्क्रीन पे मौजूद ये तस्वीर जो आपके और मेरे सामने इस टाइम मौजूद है, इसे हम कहते हैं ये स्ट्रेटोग्राफिक रिकॉर्ड है सारे का सारा, जिसके अंदर हमें जो सबसे नीचे हैं वो सबसे पुराने पत्थर हैं, उससे ऊपर फिर कम पत्थर पुराने होते जाते हैं, और होलोसीन वो टाइम है जो पिछले 10,000 साल के दौरान है हमारे पास। और इन सब टाइम्स के दौरान सेडिमेंटोलॉजी, यानी जब पानी अपने अंदर सेडिमेंट डिसॉल्व करके लाता है तो उससे जाके किसी ऐसी जगह पर डिपॉजिट करता है जहां पे पानी की स्पीड कम हो जाती है। यानी फर्ज करें कि ऊपर हिमालय में बारिश हो रही है या हिमालय में बर्फ पड़ी है, उस पानी ने एक दफा चलना है वहां से, क्योंकि पानी जो है लो साइड की तरफ जाता है हाई लैंड से। ठीक है, तो पहाड़ों से चलेगा तो वो समंदर की तरफ जाएगा। तो जब पानी समंदर पहाड़ों से निकलता है तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, और जब उसकी स्पीड तेज होती है तो वो क्या करता है, उसकी अपने अंदर पत्थर और ज़रात और सारे के सारे उसके अंदर सेडिमेंट्स जो है डिफरेंट किस्म की रेत और सॉइल्स और पत्थरों को काटता हुआ वो आता है, अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट ले आता है। फिर मगर जब वो डेल्टाज और प्लेन्स के अंदर पहुंचता है, पंजाब और सिंध जैसे इलाकों में, तो वो क्या करता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और पानी में इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो जो सारी सेडिमेंट जो उसके अंदर सस्पेंडेड था वो उसको उठा के रख सके। तो वो क्या करता है, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट करने लग जाता है। और क्या होता है कि बहुत से मरे हुए जानदार उस
सारे सेडिमेंट के नीचे डिपॉजिट नीचे आ जाते हैं और दब जाते हैं, और फिर वो ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एटलीस्ट फॉसिल्स बन जाते हैं, और वो फॉसिल्स पत्थरों में हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं। तो अगर हम देखें जमीन की जो एज है उससे वो 4.6 बिलियन ईयर है। जमीन के ऊपर पाए जाने वाले सबसे पुराने पत्थर हमें आज तक कनाडा में मिले हैं जो कि 4.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। मगर जमीन की एज हमें असल में रेडियोमेट्रिक डेटिंग के थ्रू इस तरह से भी मालूम है कि हमारे सोलर सिस्टम में जो डिफरेंट मीटराइट्स पाए जाते हैं वो असल में उस टाइम ही पैदा हुए थे जब सोलर सिस्टम बनना शुरू हुआ था, और जमीन भी उसी टाइम बनी थी। तो हमें तकरीबन 4.54 बिलियन साल पुराने, यानी 4 अरब और 54 करोड़ साल पुराने वो मीटराइट्स मिलते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में हर तरफ घूम रहे हैं। जब उनकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग की जाती है तो हमें पता चलता है कि ये पत्थर इतने पुराने हैं। ठीक है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जमीन भी इतनी पुरानी है, क्योंकि वैसे ही पत्थरों से मिलकर जमीन और बाकी के रॉकी प्लैनेट्स बने थे। ठीक है जी, मगर जमीन के ऊपर एक बहुत लंबे अरसे तक जिंदगी नहीं थी, और अगर जिंदगी थी भी तो वो ऐसी थी जिसके अंदर हार्ड पार्ट्स नहीं थे, जिसके फॉसिल नहीं बनते थे। इसलिए जमीन के ऊपर बहुत अरसे तक जिंदगी जो थी पहले वो सिंगल सेलुलर रही, और बाद में जब वो मल्टी सेलुलर हुई तो उसके अंदर हार्ड पार्ट्स नहीं थे, शेल्स नहीं होते थे, इसलिए वो फॉसिलाइज नहीं हो पाती। उससे पहले के भी हमें फॉसिल्स मिलते हैं, वो ट्रेस फॉसिल्स होते हैं। कहीं हमें कुछ जेलीफिश के और किस्म के जानदारों के फॉसिल्स ऐसे मिलते हैं जिनसे हमें पता लग जाता है कि लाइफ थी मगर हार्ड फॉसिलाइजेशन नहीं हो रही थी। 542 मिलियन ईयर्स पहले, तकरीबन 54 करोड़ साल पहले, हमें पहली बार जो है वो क्या है, वो हार्ड फॉसिल्स मिलने शुरू होते हैं। मगर जो फॉसिल्स हमें तब मिलते हैं वो हमें आज नहीं मिलते। और ड्यूरिंग द सारी की सारी लेयर्स के अंदर आप जैसे जैसे 542 मिलियन साल से लेके आज हमारे वक्त तक आते जाते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर आपको जिंदगी मुसलसल बदलती हुई दिखाई देती है। शुरू में इंसान और डायनासोर नहीं थे, मगर ट्राइलोबाइट्स और दूसरे जो स्पीशीज थे वो मौजूद थे, डिफरेंट किस्म के सी स्पॉन्जेस थे और किस्म के जानदार थे वो मौजूद थे। मगर फिर वक्त के साथ साथ वो एक्सटिंक्ट हो गए, उनकी जगह उनके ही डिसेंडेंट्स नए जानदारों ने ले ली। फिर वक्त चलता रहा, फिर एक वक्त ऐसा आया आज से तकरीबन 200 मिलियन साल पहले जमीन के ऊपर डायनासोर्स मौजूद थे। ठीक है, और फिर डायनासोर्स रहते रहे और आज से 65 मिलियन साल पहले या 6 करोड़ और 50 लाख साल पहले वो मर गए, और फिर मैमल्स की एवोल्यूशन शुरू हुई। तो हमें ये दिखाई देता है कि एक वक्त पे एक जानदार था, दूसरा नहीं था। और इंसान के फॉसिल आज तक हमें सिर्फ और सिर्फ पिछले और इंसान से मिलते जुलते जानदारों के फॉसिल्स हमें आज तक सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 मिलियन साल के दौरान ही मिले हैं। डायनासोर जब जमीन पे घूम रहा था तो इंसान नहीं था, और जब ट्राइलोबाइट जमीन पे घूम रहा था तो तब ना इंसान था और ना ही डायनासोर था। तो हमें ये पता लगता है कि ये सबसे पुरानी जमीन है जिसके पत्थर हमें बने हुए सेडिमेंटरी प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आते जाते हैं आपको फॉसिल्स चेंज होते जाते हैं और आपको जिंदगी अपनी शक्ल बदलती हुई दिखाई देती है। और ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि एवोल्यूशन हकीकत है। और एवोल्यूशन को झूठ साबित करने के लिए एवोल्यूशन के तमाम खिलाफ जो लोग हैं वो सिर्फ हमें किसी इंसान का फॉसिल अगर ट्राइलोबाइट्स के एरिया में दिखा दें या हमें किसी डायनासोर का फॉसिल इस एरिया में दिखा दें आज उस वक्त में जो हम रहते हैं, तो एवोल्यूशन की थ्योरी पे बहुत बड़े सवालात उठ जाएंगे। मगर आज तक इसकी एक भी मिसाल किसी की जानिब से बिल्कुल भी नहीं दी जा सकी, और आज तक एवोल्यूशन के तमाम दुश्मन जो है वो मिल के ऐसा कुछ भी नहीं ला सके। फिर दूसरा जो एविडेंस है वो क्या है, वो है जी डीएनए एविडेंस। आज हम ये जानते हैं कि सारी की सारी जिंदगी डीएनए के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो प्रोटीन्स मेरे अंदर हैं वही डिफरेंट प्लांट्स के अंदर भी हैं, वही चिंपैंजी के अंदर हैं, वही दूसरे जानदारों के अंदर है। जो डीएनए का प्रोसेस हमारे अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसे लिविंग सेल्स में कन्वर्ट करता है, वही बाकी तमाम जानदारों के अंदर करता है। एक ऑक्टोपस भी उसी बायोलॉजिकल प्रिंसिपल के मुताबिक चलता है और उसी तरीके के साथ चलता है जिसके थ्रू आप और मैं चलते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स आपके अंदर और मेरे अंदर हीमोग्लोबिन के थ्रू बीटा ग्लोबिन और अल्फा ग्लोबिन के
ग्लोबिन जीन्स के ग्रुप्स के थ्रू बनते हैं, वो ही हमारे अंदर भी बनते हैं और बहुत सारे और जानदारों के अंदर बनते हैं। कुछ जीन्स ऐसे हैं जो कि सब जानदारों में कॉमन है, यानी आप में और मुझ में और चावल के दाने में भी कुछ जीन्स ऐसे हैं जो कि सिमिलर हैं, जिनकी तरकीब 100% एक है और जो एक जैसी प्रोटीन्स बनाते हैं। ऐसे जीन, और जितना कोई जानदार आप हमारा करीबी जेनेटिक कजन है, उसके और हमारे अंदर वो प्रोटीन्स और वो जीन्स और डीएनए स्ट्रक्चर जो हैं वो और ज्यादा से ज्यादा सिमिलर होते चले जाते हैं। हत्ता के चिंपैंजी, बनोबो और ओरंगुटान जो कि हमारे सबसे क्लोजेस्ट जेनेटिक रिलेटिव्स हैं, उनमें हद यहां तक पहुंच जाती है कि हमारे पूरे पूरे क्रोमोसोम्स एक जैसे दिखते हैं, बल्कि हमारे जो क्रोमोसोम्स डिफरेंट दिखते हैं वो भी असल में सिमिलर ही होते हैं। हाँ, हम में जीन्स तो एक जैसे हैं, मगर उन जीन्स का इस्तेमाल डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम आपस में खासे डिफरेंट दिखाई देते हैं। मगर जेनेटिक लेवल पे हम अभी भी बड़े सिमिलर हैं, जो इस बात को जाहिर करता है कि हम असल में एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। कॉमन एंसेस्टर उसको कहते हैं क्योंकि एवोल्यूशन इस तरह काम करती है कि एक जानदार होता है और वो बच्चे देता है, फिर उससे अगली नस्ल चलती है, उससे अगली नस्ल चलती है, और चलते चलते उसी की नस्ल में 2 डिफरेंट शाखें बन जाती हैं। ठीक है, एक बच्चे हो सकता है कि पानी वाले एरिया में रहें, दूसरे हो सकता है बहुत ड्राई एरिया में चले जाएं, एक पहाड़ में रहें, दूसरे मैदान में रहें, और वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते चले जाते हैं। और जितना ज्यादा वक्त गुजरता जाता है उतने ज्यादा वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते जाते हैं। और ये चीज जो है हमें जेनेटिक्स के अंदर भी मिलती है। ये हमें हमारे अपने इंसानों के दरमियान जेनेटिक डिफरेंसेस से भी मिलती है, क्योंकि हम ये जानते हैं गो कि हम अपने माँ बाप से पैदा हुए, मगर हमारे अंदर जो मौजूद जीन्स हैं वो हमारे माँ बाप से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो मिक्स एंड मैच के असूल पे काम करते हैं और म्यूटेशंस भी उस पर काम करती हैं। और बहुत से डिफरेंट जेनेटिक प्रोसेसेस के दौरान बच्चे माँ बाप से डिफरेंट होते हैं, और जैसे जैसे जेनेटिक्स के काम के दौरान आप अगली से अगली नस्लों में बढ़ते चले जाते हैं, तो क्या होते चला जाता है कि आप अपने पुराने एंसेस्टर से मजीद डिफरेंट होते चले जाते हैं। और ओवर द कोर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स या मिलियंस ऑफ ईयर्स या टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, एक जानदार के डिसेंडेंट्स कई डिफरेंट स्पीशीज में जो है वो इवॉल्व हो जाते हैं, और उसके बहुत से डिसेंडेंट्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू। तो ये वो चीज़ है जो कि हमें बताती है कि गो के जेनेटिक्स हमें बता रही है कि डिफरेंट स्पीशीज एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं और कैसे डिफरेंट हैं। और डीएनए जो डिस्कवर किया था वाटसन और क्रिक ने 1953 में डिस्कवर किया था, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें बताती हैं कि अब ये दूसरा वो एविडेंस है जो हमें बताता है कि एवोल्यूशन एक अटल हकीकत है। फिर तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन है। ठीक है, माइक्रोबियल लाइफ जो है वो भी इवॉल्व होती है। इसकी एक बहुत सिंपल सी मिसाल है कि पिछले चंद सालों में हमने देखा कि कोविड का पैंडेमिक सारी दुनिया में तबाही फेर रहा था, और उस दौरान हमें ये बात अच्छे तरीके से पता लगी कि कोविड का वायरस पूरी दुनिया में जैसे कैसे फैल रहा था, साथ साथ इवॉल्व भी कर रहा था। और कोविड की कई स्ट्रैंड्स आई थी, कुछ ज़्यादा खतरनाक थी, कुछ कम खतरनाक थी, और आहिस्ता 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 इसी एवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान कोविड का जो वायरस है वो इतना खतरनाक नहीं रहा। और फ्लू वायरसेस की एवोल्यूशन हमेशा से ऐसे ही होती है कि जब वो नया फ्लू वायरस आता है तो वो बहुत खतरनाक होता है, और वो क्या करता है कि वो लोगों की जान तक ले लेता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी लिथैलिटी कम होती जाती है, उसका एक्सपेंस बढ़ता जाता है कि वो और से ज़्यादा और लोगों में फैलता जाता है, और आखिरकार क्या होता है कि वो फिर एक बेनाइन किस्म के वायरस में कन्वर्ट हो जाता है, जिस तरह के दूसरे फ्लू वायरसेस होते। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि आज से तकरीबन 80,000 साल पहले ऐसा भी वक्त आ चुका है जिस वक्त इंसानियत पूरी की पूरी एक फ्लू वायरस की वजह से एक्सटिंक्ट होने वाली थी, और दुनिया में 10,000 से भी कम लोग मौजूद थे। ये भी एक वक्त आज साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं। इसके अलावा वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स को कहते हैं जो आपके और में हमारे अंदर मौजूद हैं, मगर वो आज कारआमद नहीं है, मगर किसी वक्त वो बहुत कारआमद होते थे और उनका बहुत सा काम होता था।
जैसे सबसे पहली बार विजडम टीथ किया, मैं अपने 4 विजडम टीथ में से 3 विजडम टीथ निकाल चुका हूँ, क्योंकि मेरा एक विजडम टीथ जो है वो कभी बाहर नहीं आया। 3 जो है वो बाहर आए थे, उनमें वो सारे प्रॉब्लम्स हुए जो आमतौर पे इंसानों के विजडम टीथ में हो जाते हैं, और सर्जरी के थ्रू वो 3 के 3 निकालने पड़े। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके विजडम टीथ नहीं निकलते, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनके 4 के बजाय 2 निकलते हैं, 4 के बजाय 3 निकलते हैं, 4 के बजाय 1 निकलता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें चारों के चारों निकलते हैं और उनको चारों के चारों विजडम टीथ निकालने पड़ते हैं। विजडम टीथ इंसान के अंदर उस वक्त की बाकियात हैं जब इंसान कच्चा गोश्त खाया करता था और उसका जबड़ा बहुत मजबूत होता था, इंसान का एंसेस्टर खाया करते थे। आज अगर हम देखें तो चिंपैंजी और ओरंगुटान और बाकी के सारे प्राइमेट्स में विजडम टीथ आज भी काम करते हैं, क्योंकि उनका जबड़ा बहुत बड़ा होता है। मगर हमारे जबड़े के अंदर, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान आग के थ्रू पकाने लगा और खाने लगा, तो विजडम टीथ की जरूरत नहीं रही, बहुत बड़े जबड़े की जरूरत नहीं रही। इसलिए क्या हुआ कि जबड़े के अंदर दांत जितने पहले होते थे 32 दांत हर इंसान के जबड़े में पूरे नहीं किए जा सकते आज। उसकी वजह से ये दांत किसी काम के नहीं होते, क्योंकि खाना, एक तो इनके पास इतनी गिव नहीं होती कि वहां पे ये प्रॉपरली चू कर सकें, और अगर ये चू करते भी हैं तो इनकी प्रॉपर सफाई नहीं होती। और इंसान पिछले लाखों साल से विजडम टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझता आ रहा है, और फॉसिल रिकॉर्ड तक में इंसान की जो पुराने पुराने ढांचे मिलते हैं उनके अंदर भी विजडम टीथ के प्रॉब्लम हमें साफ दिखाई देते हैं। ठीक है जी। और आज आपको और हमें विजडम टीथ की जरूरत नहीं होती। पहली बात यह कि हम पका हुआ खाना खाते हैं, हमने सख्त खुराकें खानी छोड़ दी हैं। ठीक है, हम कच्चा गोश्त नहीं खाते जो कि हमारे एंसेस्टर्स किसी टाइम खाया करते थे। हम कोई बहुत हार्ड जो हम प्लांट्स नहीं खाते जो कि हमारे एंसेस्टर्स किसी टाइम खाया करते थे। हमें लड़ने के लिए अपने दांतों की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो भी हमारे लिए जरूरी नहीं रहे। और आहिस्ता आहिस्ता थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन हमारे विजडम टीथ जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स बन गए। फिर एक और चीज है, आपको और हमें गूज बम्प्स होते हैं, खौफ के वक्त में गूज बम्प्स हो जाते हैं, और किस चीज में, किसी बहुत एक्साइटमेंट के वक्त में गूज बम्प्स हो जाते हैं, ठंड के वक्त में गूज बम्प्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे जिस्म पे बाल मौजूद थे तो तमाम मैमल्स के अंदर एक ये चीज है कि सर्दी से बचने के लिए वो अपने बालों को खड़ा करते हैं, और उन खड़े बालों की वजह से हवा उनमें ट्रैप होती है और वो इंसुलेशन का काम करती है, ताकि वो ठंड में अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे और वेस्टिजियल ऑर्गन हैं जो कि एक सिर्फ और सिर्फ सिंपल गूगल सर्च के अंदर आपको अच्छे तरीके से मिल सकते हैं कि क्या क्या वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं। उनको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स सिर्फ हम में ही मौजूद नहीं होते, वेस्टिजियल ऑर्गन्स और जानदारों में भी मौजूद हैं। जैसे कि सांपों के अंदर टांगों के वेस्टिजियल ऑर्गन्स मौजूद हैं, इंसान के अंदर दुम का वेस्टिजियल ऑर्गन जिसे कॉकियक्स कहते हैं वो मौजूद है। इस तरह वेल्स के अंदर टांगों के वेस्टिजियल ऑर्गन्स मौजूद हैं, और बहुत से जानदार हैं जिनके अंदर बहुत से ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स, हर जानवर में वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, मगर बहुत से ऐसे वाज़े वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि किसी टाइम कोई चीज़ थी जो कि एक काम सर्टन फंक्शन परफॉर्म करती थी, मगर अब उसकी ज़रूरत नहीं रही तो वो ख़त्म हो गई। मगर ये 4 वजूहात तो मैंने आपको बता दी जिनकी वजह से एवोल्यूशन दुरुस्त है, मगर एक और चीज़ भी है जिसकी वजह से एवोल्यूशन दुरुस्त है, वो ये है कि आज तक एवोल्यूशन इररिप्लेसेबल है। मजहब की तरफ से, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे कोई नियो क्रिएशनिज्म या क्रिएशनिज्म हो, वो कोई भी ऐसी वायबल साइंटिफिक प्रपोजल नहीं दे सका जो कि साइंटिफिक मैदान के अंदर एवोल्यूशन को रिप्लेस कर सके। मेडिसिन से लेके सर्जरी तक में एवोल्यूशन को मद्देनजर रख के प्रैक्टिस किया जाता है। आज वो वक्त आ गया है कि जेनेटिक एवोल्यूशन को देखते हुए और एवोल्यूशन के जेनेटिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए आज दूसरे जानदारों में इंसानों के ऑर्गन्स को उगाया जा रहा है और ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। जिसकी बड़ी सिंपल मिसाल ये है कि पिछले साल एक पिग के अंदर इंसानी किडनी इंसानी हार्ट उगाया गया, ऐसा हार्ट उगाया गया जिसके अंदर इंसान के डीएनए का एडमिक्सचर था, और उसको फिर इंसान में लगाया गया और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल था। तो ये काम जो है वो हो रहे हैं, और वक्त के साथ साथ हमें ये पता चलता जा रहा है
कि एवोल्यूशन एक हकीकत है, और आज अगर किसी बीमारी को भी डिस्कवर किया जाता है और उसका इलाज तलाश करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो कैंसर हो या फ्लू हो या कोई और दुनिया की बीमारी हो, उन सब के इलाज में एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को देखते हुए ही स्ट्रेटजीज डिजाइन की जाती हैं और उनके मुताबिक ही इलाज होता है। तो कहने को तो एवोल्यूशन बहुत सी लोगों की नज़र में गलत है, मगर हकीकत यह है कि आज तक कोई ऐसी अल्टरनेटिव प्रपोजल नहीं दिया जा सका जो कि एवोल्यूशन को रिप्लेस कर सके। और वो कहा जाता है साइंस के अंदर कि नथिंग मेक्स सेंस इन बायोलॉजी एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन की नज़र से जब तक बायोलॉजी में चीज़ों को नहीं देखा जाता, किसी बात की कोई समझ नहीं आती। एवोल्यूशन ही एक फ्रेमवर्क और मैकेनिज्म है जिसके दौरान दुनिया की बड़ी बड़ी बायोलॉजिकल लैब्स में सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत सी बातें समझ आई होंगी। आप ये जरूर समझ रहे होंगे कि एवोल्यूशन पे बात करके और एवोल्यूशन को वैसे इंसान को बंदर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। नहीं, आपको एवोल्यूशन पे मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे आपके मजहब से कोई मसला है। मैं आपसे एवोल्यूशन पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि एवोल्यूशन एक हकीकत है और सबूत इसके साथ खड़ा है, किसी मजहबी सोच के साथ सबूत नहीं खड़ा। और मजहबी नजरियात और सोच और अकायद इंसान और ज़मीन व आसमान की क्रिएशन से मुतल्लिक जितनी भी बातें करते हैं वो सिर्फ खोखले दावे हैं, उनमें से किसी का कभी भी कोई सबूत नहीं दिया जा सका। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मैंने आपको पहले बताया कि चैनल पे का जो मेन पेज है वो पाकिस्तान में ब्लॉक है, उसे अनब्लॉक करने के लिए आपको VPN यूज़ करना है। यहाँ आप अपना कंट्री लोकेशन चेंज कर सकते हैं, उससे भी आपको चैनल नज़र नहीं आ जाएगा, उससे आपको चैनल नज़र आ जाएगा। अगर नहीं आया तो आप फिर VPN लगा सकते हैं। इसके साथ साथ इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मियां कॉफ़ी तीनों पे सपोर्ट करें। पेट्रियन के मेंबर्स बने या बाय मियां कॉफ़ी पे आप 1 टाइम सपोर्ट या फिर पेपॉल पे 1 टाइम सपोर्ट इस चैनल को दे सकते हैं। आपकी सपोर्ट से चैनल चलता है। जो भी लोग इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, इस चैनल के नज़रियात से और जो बात हम इस पर करते हैं उससे एग्री करते हैं, उन सबको मैं कहूँगा कि आप ज़रूर जितनी भी सपोर्ट कर सकते हैं करें। अगर आप इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप लाइक कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों तक भी ये बातें पहुंचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अदा इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर दें ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंच जाए। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मियां कॉफ़ी तीनों प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।